हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर। इस चैप्टर के में हम सीखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बगैर हम क्या नहीं कर सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से हम चल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं। जो भी काम हो सारे के सारे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से हम कर सकते हैं। बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जरूरी है, जो भी है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कब जरूरत होता है? जब हमारे चारों तरफ क्या होता है, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? एनीथिंग चेंजेस अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो चेंज होता है वो चेंज, जैसे कि ठंडा हो, कोल्ड, गर्म, हॉट, एंड एनीथिंग स्मेल like this changes, whatever the changes takes place around us, all are called stimulus. Living organisms, all the living organisms respond to the stimulus on the basis of the stimulus like hotness, that means गर्मी होना या ठंडा होना, ये सारे के सारे स्टिमुलस पर क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं थ्रू दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक साथ एकजुट होकर क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं। अगर कोई एक साथ परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन इज वेरियस ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन a systematic way to perform an activities. The control and coordination is necessary for efficient way, control and efficient way to produce proper response to various stimuli. So why it is necessary? Why coordination is necessary? Each organ in an organism is specialized to perform particular function. कोई फंक्शन हो करने के लिए क्या करते हैं, हमारे बॉडी में कुछ क्या करते हैं, ऑर्गन है, तो उस ऑर्गन को एक साथ एकजुट होकर क्या करते हैं, प्रॉपर रेस्पॉन्स देने के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कहता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स इज डन बाय टू सिस्टम। दो सिस्टम से क्या जाता है, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो सिग्नल्स होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू बॉडी के इस तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं, बॉडी में पास होता है। और एंडोक्राइन सिस्टम जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा बनाया जाता है, उसमें सारे के सारे ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। उसमें क्या होता है, हार्मोन्स के द्वारा इंफॉर्मेशन सेंड किया जाता है। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स एक क्या होता है, केमिकल मैसेंजर, जो क्या कहते हैं, प्रोटीन से बनाया जाता है। तो हमारा इमोशंस हो सारे, जैसे कि हम बहुत कुछ होते हैं हमारे बॉडी में, कुछ जैसे कि दाढ़ी, कफ, जैसे कि रोना हो, ऐसे बहुत सारे काम है जो क्या होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। तो हार्मोन्स क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है और टारगेट ऑर्गन्स जो होता है वहाँ पे चले जाते हैं स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। तो हार्मोन्स एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन्स इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। प्रोडक्शन, जो हार्मोन प्रोडक्शन होता है वो और उसका फंक्शनिंग नर्वस सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। तो पहले हम करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्वस सिस्टम एनिमल के नर्वस सिस्टम में क्या होता है, स्ट्रक्चर, जैसे कि सेंस ऑर्गन होता है, 5 सेंस ऑर्गन होता है। जैसे कि आई क्या करते हैं, हमारा फोटो रिसीव करता है। तो ऑडिटर रिसेप्टर, जैसे कि या कान क्या करते हैं, चारों तरफ सुनता है, इसीलिए इसको कहते हैं ऑडियो रिसेप्टर या फोनो रिसेप्टर भी कहते हैं। और नाक से हम क्या करते हैं, नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल को हम महसूस करते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। फिर होता है टंग से हम क्या करते हैं, टेस्ट, क्या कौन सा टेस्ट है, फ्लेवर, सो हम टेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। हमारा जो स्किन है, स्किन से हम क्या कर सकते हैं, टास्क को या फिर टेम्परेचर चेंज को भी हम महसूस कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मोरिसेप्टर या फिर टेंगो रिसेप्टर भी कहते हैं। तो जो भी है हमारे बॉडी में ये सारे रिसेप्टर्स है, जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर पाते हैं। सेंसेस जो होता है, स्टिमुलस होता है, उसको हम रिसीव कर पाते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन क्या करता है, नार्व के थ्रू हमारे दिमाग में चले जाते हैं, दिमाग में प्रोसेस होकर फिर हम उसका रेस्पॉन्ड करते हैं। ये सारे के सारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। कोई भी स्टिमुलस हो, कोई भी चेंज हो, जिसको हम रिसीव करते हैं, रिसीव करके सेंसरी न्यूरॉन होता है हमारे बॉडी के सारे सेंसरी ऑर्गन पर, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, सेंड करके फिर रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, रिसेप्टर, ऐसे होता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं, मतलब हमारा दिमाग में। तो नर्वस सिस्टम जो होता है, दो तरह के नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है
ब्रेन और होता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड यानी क्या होता है स्पाइनल कोड, ये होता है ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है नर्व्स जो क्रैनियल नर्व्स होता है, स्पाइनल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स जो दिमाग से आता है, ब्रेन से इवॉल्व होते हैं, और स्पाइनल नर्व्स तो स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कोड से रिलीज होता है, स्पाइनल कोड से रिलीज होता है, इसे बोलते हैं हम स्पाइनल नर्व्स। और बीच का जो नर्व्स है उसको बोलते हैं हम visceral nerves. For communication between central nervous system and other parts of the body, this peripheral nervous system is responsible. Peripheral nervous system में क्या होता है, जो cranial nerves है हमारा दिमाग से जो होता है, cranial nerves होता है 12 pairs, 12 पेयर क्या होता है वो cranial nerves हमारे बॉडी में है। और जो spinal nerves होता है, जो spinal cord से शुरू होता है, ये 31 pairs होता है हमारे बॉडी में, 31 pairs of cranial nerves which are responsible for peripheral nervous system। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये सारे के सारे जो नर्वस सिस्टम है, इसका जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होता है, हमारा बॉडी का न्यूरॉन। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंस है, जो क्या करते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करना हो या फिर उसका इसके द्वारा काम करना हो, ये न्यूरॉन के द्वारा न्यूरॉन के थ्रू होता है। तो न्यूरॉन में क्या होता है, ये इस पार्ट को बोलते हैं हम डेंड्राइट, इस पार्ट को बोलते हैं हम सेल बॉडी। सेल बॉडी में जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम डेंड्राइट, दिस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। सो सेल बॉडी से शुरू होके एक ये जो लाइन जिसके थ्रू जाता है इसको बोलते हैं एक्सॉन, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन एंड दिस इज द नर्व एंडिंग, एक नर्व का एंडिंग होता है। जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी का जो डेंड्राइट है, वो डेंड्राइट क्या करते हैं, दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन करता है, फिर ये सेल बॉडी के थ्रू एक्सॉन के थ्रू क्या करते हैं, फिर नर्व एंडिंग में जाके दूसरे न्यूरॉन पर चले जाते हैं। तो दो नर्व के बीच क्या होता है, यहाँ पे एक और एक नर्व आएगा तो उसके बीच में एक क्या आएगा, गैप होगा। तो दो नर्व के बीच का कनेक्शन कौन बनाता है, एक होता है नर्व एंडिंग जैसे कि एक्सॉन एंडिंग, और दूसरा है दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट के बीच में क्या होता है, कनेक्शन बनता है। उन दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। साइनेप्स, स्मॉल गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स, नर्व इंपल्स पासेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। तो ये जो न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है, इस गैप में कुछ सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उसको क्या होता है, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब नर्वस सिस्टम में सिग्नल पास होता है तो दो सिस्टम्स होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स और एक होता है केमिकल। केमिकल क्या होता है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो इसी तरह डेंड्राइट से हमें सेल बॉडी के थ्रू एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग। इसी तरह क्या होता है, जो नर्व इंपल्स है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, तो नर्व इंपल्स ये क्या होता है, नर्व न्यूरॉन के थ्रू पास होता है बॉडी में। तो न्यूरॉन का 3 टाइप्स होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। एक होता है सेंसोरी न्यूरॉन जो सेंसरी ऑर्गन में होता है, और एक होता है मोटर न्यूरॉन जो क्या करता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या करते हैं हम, दिमाग से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या होता है, इफेक्टर ऑर्गन में क्या होता है, जहाँ पर हम काम करवाना है उस ऑर्गन पर क्या होता है, इंफॉर्मेशन लाते हैं। और सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन लेते हैं बॉडी के पार्ट से क्या करते हैं, दिमाग में चले जाते हैं, ब्रेन में लेते हैं। और एसोसिएटिव न्यूरॉन क्या करता है, दिस इंटरप्रेट्स स्टिमुलस गिव्स एप्रोप्रिएट कमांड टू मोटर न्यूरॉन। दोनों के बीच में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सेंसरी हो या मोटर न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेट करते हैं, कमांडिंग मोटर न्यूरॉन को कमांडिंग करने के जो एसोसिएट करते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो हमारा क्या होता है, बॉडी में चेन ऑफ नर्व ganglion that runs along the spinal cord. It controls all voluntary actions. तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स क्या करता है, जो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में कुछ एक्शन होता है जैसे कि इनवॉलंटरी एक्शंस, वो क्या करता है, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। ये दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जैसे कि कुछ भी एक्टिविटी करना हो, जैसे कि हमारा ब्रीदिंग हो, ब्रीदिंग अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, ब्रीदिंग रेट फर्स्ट होता है, तो वो फर्स्ट करना क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम। फिर काम होने के बाद, फिर एक्सरसाइज होने के बाद जो स्लो डाउन होता है वो क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम। मतलब ऑटोनोमस जो इनवॉलंटरी एक्शन है वो ऑटोमेटिकली होता है, वो दोनों के थ्रू ही होता है। एक तो एक बढ़ाता है, एक कमाता है, मतलब नॉर्मल करता है। सो इसी तरह हम क्या करते हैं, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो काम करता है। बॉडी में हमारा एक्शन 3 तरह का होता है, एक होता है वॉलंटरी एक्शन, दूसरा होता है
इनवॉलंटरी एक्शन और एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। 3 तरह के एक्शन होता है हमारे बॉडी में थ्रू नर्वस सिस्टम। सो इनवॉलंटरी एक्शन विच आर ऑटोमेटिकली डन इन आवर बॉडी, जो ऑटोमेटिकली चलते रहता है। फिर सिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक ब्रीदिंग हो और फिर हार्ट बीट हो, ये सब जो चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली चलते रहता है। और एक होता है वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन क्या होता है? ये नॉन ऑटोमेटिक है, हमारे कंट्रोल में है। जो हम बातें करते चल रहे हैं, हम सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है ये होता है वॉलंटरी एक्शन में। और ऑटोमेटिक जो हमारे अवेयरनेस के बगैर ही होता है, ऑटोमेटिक होता है। वॉलंटरी एक्शन कौन करता है? हमारे दिमाग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेरिब्रम है, और सेरिब्रम करता है ब्रेन का। और इनवॉलंटरी एक्शन कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हमारे ब्रेन में है। ये वॉलंटरी एक्शन स्लोली होता है और इनवॉलंटरी फर्स्ट होता है, ऑटोमेटिक फर्स्ट होता है। वॉलंटरी एक्शन कहाँ से कहाँ आता है? पहले रिसिप्ट होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, फिर सेरिब्रम में प्रोसेस होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इफेक्टर में जाते हैं। लेकिन जो इनवॉलंटरी एक्शन है वो कहता है रिसीव करता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा से क्या होता है वो प्रोसेस होके फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इफेक्टर में जाते हैं। एग्जांपल जैसे कि आप बातें करना, राइटिंग, लिखना, पढ़ना, ये सब वॉलंटरी एक्शन में आता है। इनवॉलंटरी एक्शन में क्या आता है? हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, पेरिस्टल्सिस जो फुट पाइप का जो मूवमेंट है, ये सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शन है। फिर आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जो हमें कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में, क्या अचानक से हमारा हाथ गर्म पानी में चले जाना या फिर कोई से बहुत ठंडे पानी में हाथ चले जाना, कुछ ऐसा सिचुएशन जब होता है तब क्या होता है? उस इन्फॉर्मेशन तुरंत ही एक्शन लेना पड़ता है। उस सिचुएशन में क्या होना है? रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। मतलब यहाँ पे दिमाग का काम नहीं होता, यहाँ पे होता है स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोसेस करता है। पहले हम उस रेस्पॉन्स को जो चेंजेस होते हैं, मतलब हम रिसीव करते हैं, ठंडे हो या गर्म हो, वो सेंसरी रिसीव करता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स को स्पाइनल कॉर्ड में ले जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? प्रोसेस होता है, इतना दिमाग में नहीं जाता, वो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन से जाता है, फिर इफेक्टर्स में आता है, फिर हम उस हाथ को हटा देते हैं। तो सपोज हमें यहाँ पे गर्मी लगा है हाथ में, तो हाथ में गर्मी लगने की वजह से क्या होता है? हम अचानक से हाथ को खींच लेते हैं, तो इफेक्ट आता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन इफेक्टर तक आता है, यहाँ पे मसल कंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हम हाथ को वहाँ से हटा देते हैं। इसी प्रोसेस क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो फिर रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल क्या है? जैसे कि कोई भी स्किन ऑफ लेग, जैसे कि कुछ पिन पर पैर लग जाए तो फिर वो वहाँ पर भी हम पैर को उठा लेते हैं। ये भी एक क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन एग्जांपल। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, और वॉलंटरी एक्शन जो होता है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो जिस रास्ते से के थ्रू जाता है, बॉडी में मूवमेंट करता है, उस पाथ को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। द पाथ थ्रू व्हिच reflex action travels is called reflex arc. Reflex arc is the pathway along which nerve impulse travels during the reflex action. Stimulus, receptor, sensory neuron, spinal cord, relay neuron, effector and response. तो यहाँ पे गर्म पानी में हाथ लगाया, एक एग्जांपल दिया गया है। फिर आते हैं हम डिफरेंसेस इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या अंतर है? तो इनवॉलंटरी एक्शन होता है उसमें नीड थिंकिंग, डोंट नीड थिंकिंग, परफॉर्म अननोइंगली, ये क्या होता है। और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? रैपिड होता है और ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। और इनवॉलंटरी एक्शन जो होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड रिफ्लेक्स एक्शन इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। और इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है? फास्ट होता है, और ये बहुत फास्ट होता है, सडन फास्ट। ये जैसे कि हार्ट बीट हो, ये कहता है टचिंग हार्ट ऑब्जेक्ट, टचिंग हार्ट। फिर आता है हमारा ब्रेन। So brain is the main part of the central nervous system. So we have to study about the brain. So brain is the highest coordination center. It is protected by, the brain is protected by, this is our skull. It is protected by cranium. This is also called cranium. It is covered by 3 membranes, that is called meninges. Meninges are the 3 members which are present under the cranium. So in meninges it is filled with cerebrospinal fluid. जो cerebrospinal fluid होता है, तो cerebrospinal fluid क्या करता है? जो कोई भी शॉक को, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा। जैसे कि हम हिल रहे, हिलने की वजह से दिमाग को हिलना चाहिए, लेकिन उस फ्लूइड में क्या करते हैं? ये जो शॉक है, ये वाइब्रेशन है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि दिमाग हमारा सेफ रहे। और क्रेनियम क्या करते हैं? ज़्यादा स्ट्राइक हो, कुछ हार्ट हो, ब्रेन, ये प्रोटेक्शन देते हैं हमारे दिमाग को। तो हमारे बॉडी को अगर हम अगर ब्रेन को हम डिवीजन करेंगे, इसको लेवलिंग करेंगे, इसको अगर हम पार्ट देखेंगे तो क्या होता है? हमारे बॉडी में बॉडी का 3 पार्ट होता है। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है
मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। दिस पार्ट इज द फोर ब्रेन एंड दिस पार्ट इज द मिड ब्रेन एंड दिस पार्ट इज द हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में क्या होता है, दो चीज होता है, सेरिब्रम होता है और एक होता है ऑल्फैक्टरी लोब। ये सब ऑल्फैक्टरी लोब क्या क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब occipital, this is occipital lobe and this is temporal lobe और लिम्बिक लोब भी कहते हैं इसको, और ये होता है pharyngeal lobe, ये होता है frontal lobe। These are the lobes, olfactory lobes, and it also consists it also in the forebrain it also consists cerebrum. Cerebrum is the largest part of the brain. Occipital lobe में क्या होता है, विजुअल रिसेप्शन का काम करता है, और टेम्पोरल लोब में क्या होता है, ऑडिटरी रिसेप्शन का काम करता है। फेरेशियल लोब में क्या होता है, टास्क, स्मेल, टेम्पोरल, कॉन्शियस, एसोसिएशन, ये सब काम करते हैं। फ्रंटल लोब में मस्कुलर एक्टिविटीज, इस तरह के काम होते हैं दिमाग में। और जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम यहाँ पे ही होते हैं पूरा सेरिब्रम। सेरिब्रम का क्या मेन काम क्या होता है, थिंकिंग करना हो, जितना भी वॉलंटरी एक्शन हो, बोलना हो, फिर सोचना हो, फिर सुनना हो, ये सारे के सारे काम सेरिब्रम के थ्रू होता है। फिर आता है थैलामस, जैसे यहाँ पे होता है हाइपोथैलामस, थैलामस और क्या होता है हाइपोथैलामस, ये होता है। थैलामस क्या करता है, सेंड सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेरिब्रम। जस्ट ये जो मिड ब्रेन का पार्ट है, ये मिड ब्रेन जस्ट क्या करता है, सेरिब्रम को इंफॉर्मेशन सेंड करता है नीचे की थ्रू, मिड ब्रेन से मतलब इंफॉर्मेशन को इस तरफ सेंड करते हैं। तो हाइपोथैलामस का काम क्या है, कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, या फिर बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, ये काम करता है। फिर कंट्रोल्स आर्ट्स ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब काम करता है हाइपोथैलामस। फिर आता है हमारा हिंड ब्रेन में, हिंड ब्रेन में तीन चीजें होता है, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है पोन्स, एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो सेरिबेलम क्या करता है, हमारा जो पोस्चर बैलेंस है, हम कुछ काम कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ चीजें उठा रहे हैं नीचे से, ये सब जब करते हैं तो बॉडी का हम बैलेंस जरूरी है। ये जो बैलेंस है ये करता है सेरिबेलम। दिस बैलेंस इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। पोन्स, व्हाट इज पोन्स? पोन्स क्या करते हैं, जो हमारा ब्रीदिंग रेट है, ब्रीदिंग रेट कौन करता है, कौन कंट्रोल करता है, पोन्स। फिर आता है फेशियल एक्सप्रेशन, जो हम फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, डरना, फिर चौंकना, ये सब जो एक्सप्रेशन आता है ये पोन्स के थ्रू आता है। मैस्टिकेशन ऑफ फूड मैस्टिकेशन, ये भी क्या करते हैं, पोन्स के थ्रू आता है। पोन्स क्या करते हैं, ये कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा बहुत सारे इंपॉर्टेंस काम करता है, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर हो, मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनेल, फिर वोमिटिंग, सलाइवेशन, ये बहुत सारे इनवॉलंटरी एक्शन जो होता है ये क्या करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, इसे कंट्रोल करता है। तो हमारा बॉडी का जो ये नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन है, ये ब्रेन सबसे क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। फिर आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड्स दैट सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जो डायरेक्टली ब्लड में क्या करता है, हार्मोन को रिलीज करता है। लेकिन एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड उसके ट्यूब के थ्रू वो ब्लड में रिलीज नहीं होता, वो क्या होता है, इफेक्टिव प्लेस में ही रिलीज होता है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि क्या होता है, पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है, और पैनक्रियास को एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि पैनक्रियास जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिलीज करता है इसलिए, और हार्मोन भी रिलीज करता है। और ओवेरी मेल बॉडी में नहीं होता है, ये फीमेल बॉडी में होता है, और प्लेसेंटा भी फीमेल बॉडी में होता है, और मेल बॉडी में होता है टेस्टिस। So these are the endocrine glands. So what are the functions and target organs? Function of endocrine glands, जैसे कि pituitary gland. जो pituitary gland है, pituitary gland is the master gland. Pituitary gland is called the master gland, which controls all the glands. So by releasing different kinds of hormone, it releases growth hormone, oxytocin, prolactin, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, ADH, adenodiuretic hormone. These hormones are released by pituitary glands, and each hormone activates other endocrine glands to release their hormones to take action. जैसे कि ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होता है, रेगुलेट्स द ग्रोथ, इट रेगुलेट्स द ग्रोथ, हमारा ग्रोथ को रेगुलेट करता है। तो ग्रोथ हार्मोन टारगेट ऑर्गन सभी है, या सभी जगह पर क्या करते हैं, ये काम करते हैं, ग्रोथ और डिवीजन का काम करता है। फिर आता है हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन,
जो होता है रेगुलेट द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होना, ये जो काम है ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करता है, जो क्या करता है जितना भी कंट्रोल्स, जितना भी मेटाबॉलिक रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स, इसको मेटाबॉलिक rate of carbohydrates, fats and proteins, these are controlled by thyroxine. Parathyroid calcitonin, parathormone, this releases by parathyroid gland. लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है। और पैराथ्रोमोन क्या करता है, इंक्रीज कैल्शियम एंड डिक्रीज फॉस्फेट लेवल, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है और फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज करता है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रिनलिन रिलीज करता है, जो हमारे किडनी के ऊपर होता है। तो इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट, इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तभी क्या करता है ये एड्रेनालिन रिलीज होता है, तब हमारा बॉडी में पूरा सारे के सारे ऑर्गन अवेयर हो जाता है, ताकि कुछ सभी कुछ मतलब रेस्पॉन्स, सभी कामों में रेस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि फाइटिंग करने के वक्त, फिर जब हम डरते हैं उसी वक्त क्या करते हैं एड्रेनालिन रिलीज होता है। पैनक्रियास, पैनक्रियास दो हार्मोन रिलीज करता है, एक होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज, डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज, एंड ग्लूकागोन क्या करता है, इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है और ग्लूकागोन जब कम हो जाता है तो उसको इंक्रीज कर देता है। टेस्टिस जो मेल बॉडी में होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, जो क्या करता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने के लिए हेल्प करता है, एंड आल्सो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ओवरी जो फीमेल बॉडी में होता है, इट रिलीजेस प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन हेल्प्स टू प्रिपेयर द वॉल ऑफ यूटेरस फॉर attachment of fertilized egg, maintain pregnancy, and estrogen helps to control development of female sex organ, and ovulation controls menstruation cycle. These are the function of estrogen. Thymus, thymus रिलीज करता है, जो हमारा इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करता है, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करता है, जो स्टिमुलेट्स मस्कुलर कंट्रैक्शन, मस्कुलर कंट्रैक्शन ये सब इसकी वजह से होता है। So these are the function of endocrine glands and the hormones. तो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू काम, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, जो हमारे ब्लड में जब क्या होता है ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, तब क्या करता है, उसके रेस्पॉन्स के थ्रू क्या होता है, पैनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन सीक्रेट करता है, कितना अमाउंट ग्लूकोज है उसके कितना चाहिए उसके हिसाब से उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, इंसुलिन रिलीज करता है। फिर इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल रिलीज कर देता है, मतलब ब्लड में कितना ग्लूकोज हुआ उसके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करके, मतलब फीडबैक के ऊपर डिपेंड करके इंसुलिन रिलीज करता है, इसीलिए इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। हमें आयोडीन सॉल्ट क्यों खाना चाहिए, तो आयोडीन से क्या होता है, आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर थायराइड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थायरोक्सिन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। आयोडीन डेफिशिएंसी इन आवर डाइट कॉजेस गोइटर, अगर हम बॉडी में आयोडीन कम है मतलब क्या होगा, गोइटर एक डिजीज होगा। फिर थायराइड ग्लैंड्स एंड लंग्स काजिंग स्वेलिंग, जो गले में स्वेलिंग अप होगा, ये जो थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा। आयोडाइज कौन क्या करते हैं, कंटेंट्स प्रॉपर कंटेंट्स ऑफ आयोडीन टू अवॉइड डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट इज रेकमेंडेड। आयोडीन सॉल्ट हमें जो सॉल्ट लेते हैं वो सॉल्ट में आयोडीन होता है, जो क्या करता है थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कंट्रोलिंग, इसका कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, मतलब उसके कंट्रोलिंग जो होता है, कंट्रोलिंग में क्या होता है, हेल्प होता है, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी शुड टेक आयोडाइज सॉल्ट। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ endocrine system in human beings, and next we will discuss about coordination in plants. Coordination in plants, that is chemical coordination. There is only chemical coordination, that means there are some hormones which are responsible for the coordination in plants. There is no nervous system, there is no brains in plants. So growth is controlled by growth hormones and other functions. Plant movements, there are two types of movements in plants. movement होता है, हम जो मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, वो प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट में क्या होता है, एक होता है ट्रोपिक मूवमेंट और एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रोपिक मूवमेंट क्या होता है, ट्रोपिक और नेस्टिक मूवमेंट क्या डिफरेंस है। ट्रोपिक मूवमेंट क्या होता है, किसी रेस्पॉन्स की वजह से, किसी
सोर्स की वजह से क्या होता है, इसका ग्रोथ होता है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, इसका ग्रोथ होता है। लेकिन नेस्टिंग मूवमेंट ये नॉन डायरेक्शनल, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। हम डिफरेंस देख सकते हैं। जो नेस्टिंग मूवमेंट है इसमें क्या होता है, ये इसमें ग्रोथ नहीं होता, लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, इसमें ग्रोथ होता है, बॉडी का ग्रोथ होता है, और ये इमीडिएट होता है। लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो होता है, ये नॉन डायरेक्शनल है, ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल है। नेस्टिंग मूवमेंट क्या होता है, चेंज इन चार्ज, एंड इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। जैसे कि नेस्टिंग मूवमेंट लीव्स का फोल्डिंग होना, जैसे कि मिमोसा प्लांट में हम जब टच करते हैं, टच प्लांट में वो तुरंत ही क्या करते हैं, उसका जो लीव्स है वो डिस्पोर्ट कर देते हैं। फिर स्टोमेटा का क्लोजिंग या ओपनिंग होना, ये भी जो काम है ये क्या होता है, नेस्टिंग मूवमेंट है। और ट्रॉपिक मूवमेंट जैसे कि लाइट की तरफ जो कोई पार्ट्स है, स्टेम है, वो ग्रो होना, पानी की तरफ ग्रो होना, फ्रूट्स का ग्रो होना जो पानी की तरफ, ये जो होता है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, ये सब होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स के। जैसे कि फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, जब स्टेम का कोई पार्ट लाइट की तरफ क्या होता है, ग्रो करता है, लाइट की तरफ जब ग्रो करता है उसे बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होता है जब लाइट की तरफ जाते हैं, वो स्टेम में होता है। जैसे कि रूट्स का ग्रो लेकिन स्टेम की तरफ, लाइट की तरफ नहीं, तो वो दूसरी तरफ होता है, इसलिए वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होता है। दूसरा होता है जब मतलब टुवर्ड्स स्टिमुलस अगर होता है वो होता है पॉजिटिव, और अवे फ्रॉम स्टिमुलस होता है वो नेगेटिव। कोई भी फोटोट्रोपिज्म हो, जियोट्रोपिज्म हो या फिर केमोट्रोपिज्म हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होता है। जियोट्रोपिज्म मतलब जो रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ग्रेविटी के ऊपर रेस्पॉन्स करके, जैसे कि ग्रेविटी के थ्रू जाना, रूट्स का ग्रो जो होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जाता, वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स जाता है, इसलिए होता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। लेकिन स्टेम का जो ग्रो होता है, स्टेम का जो ग्रो होना चाहिए, ये नहीं होता है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। और रूट्स क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है, ये होता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और एक होता है केमोट्रोपिज्म क्या होता है, जब पॉलन स्टिग्मा पर जब पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स इट प्रोड्यूसेस ए ट्यूब, एक पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब किससे बनाता है, ताकि ओवरी में वो जो पॉलन पहुंच सके। ये जो ग्रोथ है रेस्पॉन्स टू केमिकल्स, ओवरी में जो केमिकल्स है उसकी वजह से क्या होता है, ये पॉलन ट्यूब्स ग्रो होना, ये जो चेंजेस है, इस ग्रो को हम बोलेंगे, इस मूवमेंट को हम बोलेंगे केमोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म जो रूट्स जब क्या होता है, पानी की तरफ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, रेस्पॉन्स करके उसके तरफ बढ़ जाता है, ग्रो होता है, ये जो मूवमेंट होता है ये होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म कोई भी क्रीपर्स से क्लाइंबर्स जो प्लांट्स है उसमें क्या होता है, टेंड्रिल होता है, टेंड्रिल क्या करते हैं, प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए, जब भी सपोर्ट के पास जाता है तो उसका ग्रो फास्ट होकर फिर उसमें प्लांट्स को सपोर्ट देता है। ये जो ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल टुवर्ड्स द सपोर्ट, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो प्लांट्स में कुछ हार्मोन्स होता है जो ये सारे के सारे ग्रोथ हो या फिर कुछ कोऑर्डिनेशन हो, ये कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स का बोलते हैं फाइटोहार्मोन्स, प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत सारे नहीं होता, ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है। तो प्लांट हार्मोन्स क्या होता है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एफसीसी एसिड एंड इथाइलिन। तो ऑक्सिन क्या करता है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ टिप्स ऑफ द प्लांट, टिप्स ऑफ द शूट सिस्टम जो होता है, शूट का टिप होता है, उसको ग्रोथ करने के लिए मतलब हेल्प करता है। जिबरेलिन क्या करता है, ये जो स्टेम पार्ट है, स्टेम होता है, वो स्टेम को वाइडनिंग करना, ये जो काम होता है ये जिबरेलिन करता है, हेल्प्स इन वेजिटेटिव ग्रोथ। साइटोकाइनिन क्या होता है, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, जनरली ये होता है फ्रूट्स में होता है, सीड्स में होता है, इसको फ्रूट्स को बड़ा करना, सीड्स को बड़ा करना सेल डिवीजन के थ्रू, ये जो काम है ये साइटोकाइनिन की वजह से होता है। और एक होता है एफसीसी एसिड, इट इनहिबिट्स ग्रोथ को क्या करता है, कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जब पत्ते मुरझा जाता है, ये जो काम होता है ये होता है एफसीसी एसिड। इसीलिए इसको बोलते हैं टेंशन, मतलब स्ट्रेस हार्मोन, प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन, ये स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं इसको। और ऑक्सिन को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन। फिर आता है इथाइलिन। जब क्या होता है, कोई भी फ्रूट्स मैच्योर हो जाते हैं उसको राइप कर देता है। रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट्स इज टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन हार्मोन। सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स व्हिच इज टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन्स। तो आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें।